हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम रिसर्च के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नेम मेथड्स ऑन सोशल रिसर्च। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, इनको आपको याद ही करना होता है। तो इसका आंसर है आपका गुडे एंड हैट, गुडे एंड हैट। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च कैरिड आउट। उस ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। तो पूछा हुआ है कि एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जिसके अंदर हम अपनी रिसर्च करते हैं, उसका क्या नाम है। तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। देखो, रिसर्च डिजाइन एक डिजाइन होता है जो रिसर्च करने से पहले हम बना लेते हैं और जिसके अंदर हम अपनी पूरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको घर बनाना होता है, कोई बिल्डिंग बनानी होती है, तो उससे पहले आप उसका नक्शा बनाते हैं, तब जाके बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरीके से आप रिसर्च करने से पहले रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं और फिर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉट एसेंशियल। किस टाइप की रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना जरूरी नहीं है। देखो, हाइपोथेसिस जो होता है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप रिसर्च करने से पहले कल्पना करोगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना, कि हमारे रिसर्च का उत्तर ये तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ये स्टेटिक नहीं पता है, लेकिन आप बाद में एनालिसिस करके डेटा की हेल्प से, एविडेंस की हेल्प से उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई रिसर्च करनी है कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो पिछले सालों में कितनी इंप्रूव हुई है। तो आपके दो हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आपको इसके रिजल्ट तो रिसर्च के बाद ही पता चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि किस टाइप की रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना जरूरी नहीं है। तो इसका आपका आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट डेटा के ऊपर होती है और इसमें आप हाइपोथेसिस बनाए बिना भी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का आपका लास्ट स्टेप कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो सबसे लास्ट में आप क्या करते हो? उसकी रिपोर्ट को ही लिखते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च प्रोसेस बिगिन विद, कि कहाँ से रिसर्च की प्रोसेस शुरू होती है। तो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च के प्रोसेस में सबसे पहले होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आपके पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। तो इसका आंसर आपका हो जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च। इनमें से कौन सा रिसर्च की पद्धति नहीं है। देखो, जब हम रिसर्च करते हैं तो ऑब्जर्वेशन भी एक तरीका रहता है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को बैठ के देखना या किसी को नोटिस करना। सर्वे तो आप सभी जानते ही हो कि डेटा कलेक्ट करना। और नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक डेटा का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फिलोसफिकल है, दार्शनिक, ये रिसर्च का मेथड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है फिलोसफिकल। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट अ रिसर्च। कौन एक रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर आपका है पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। देखो, एक पर्सन जो सोचने समझने की क्षमता रखता है या तर्क के थ्रू सोच सकता है, सही गलत का फर्क कर सकता है, वो आपकी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। देखो, पॉपुलेशन डेटा का मतलब है कि आपको जनसंख्या का डेटा चाहिए। पॉपुलेशन डेटा का क्या मतलब है कि आपको जनसंख्या का डेटा चाहिए, चाहे वो उनकी एज से रिलेटेड हो, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, उनके जेंडर से रिलेटेड हो। तो वो डेटा आपको जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सेंसस स्टडी, उसके थ्रू आप ले सकते हो। और ये आपको पता है कि इसमें हर एक पर्सन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, हर एक घर से, हर एक परिवार से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है जनगणना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च। कि रिसर्च को करने का क्या पर्पज है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, टू फाइंड सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज।
सेम वही पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो तो कई बार आपके सेम क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, जो मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रिसर्च कंडक्ट टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज। देखो रिसर्च के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें टाइप ऑफ रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 टाइप की रिसर्च लिखी हुई है, मैं आपको इन चारों का ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जो सबसे पहले रिसर्च लिखी हुई है वो आपकी लिखी हुई है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का एक और नाम है प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च। देखो जब हम किसी टॉपिक पे बेस पे स्टडी करते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद आपकी एनालिटिकल रिसर्च लिखी हुई है। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी टॉपिक पे प्रॉपर एनालिसिस करके हाइपोथेसिस बना के स्टडी कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। सर्वे के बारे में आप सभी जानते ही हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी लास्ट रिसर्च है वो है एक्शन रिसर्च, और जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। रिसर्च कंडक्ट टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है आपका इमीडिएट प्रॉब्लम। देखो आपको कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करोगे, उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो ऐसे रिसर्च को हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। और ये रिसर्च बड़े लेवल पर नहीं होती, बल्कि आपकी छोटे लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है टेक्निकल रिपोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड। तो टेक्निकल रिपोर्ट को हम थीसिस कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थीसिस। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड। टेक्निकल रिपोर्ट है किसी भी रिपोर्ट की हम शॉर्ट समरी को क्या कहते हैं। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके कई सारे आपके रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट रहते हैं, और स्टार्टिंग में ही एक पार्ट आता है टाइटल पेज के बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अनुसंधान सार, कि जो भी आपने अनुसंधान में किया है उसका एक सारांश, उसका एक शॉर्ट समरी आप रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाला स्टार्टिंग में आइडिया लगा सके कि आपने रिसर्च के अंदर किस बारे में बात की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ए वे ऑफ नोइंग अ हाइपोथेसिस कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बिना किसी हाइपोथेसिस को नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो स्टेटमेंट इज डील्ड विद मेथड नॉट विद कंटेंट। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फिक्स आंसर नहीं बता सकती, इसको एक बार अपने हैंड से चेक कर लीजिएगा, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस क्या है। देखो हाइपोथेसिस में अभी बता चुकी है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक कल्पना है जो हम कोई रिसर्च करने से पहले बनाते हैं ताकि हमें अपने रिसर्च के अंदर गाइडेंस मिलती रहे, और उस हाइपोथेसिस को हम अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। तो इसका आंसर है वर्किंग इन्फ्रेंस इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के संपादन में कार्यकारी अनुमान, जैसे मैंने बताया था कल्पना या कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट, कोई अनुमान लगाना। तो ये आपका कीवर्ड है। देखो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम एमसीक्यू में होता है तो आपको कीवर्ड को ही आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, वो सेड हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट इन रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, इसको भी एक बार आप गूगल से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे इसका आंसर लगता है इसका आंसर क्लिंगर होगा, बट फिर भी एक बार अपने हैंड से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू। एक इंटरव्यू की क्या लिमिटेशंस हो सकती है। देखो जब आप इंटरव्यू आपने दिया भी होगा कभी, या मान लो आपको पता है कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है, तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। डिफेक्टिव मेमोरी पावर, देखो सिंपल सी बात है, जब आप इंटरव्यू लेते हो तो आप हर टाइम सब कुछ नोट डाउन नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल जाओ। लैक ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, इंटरव्यू में साथ के साथ आप वेरीफाई करने के लिए कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं होती। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, हो सकता है कि सामने वाला आपको सही आंसर ना दे या उसके अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सभी आपकी इंटरव्यू की लिमिटेशंस हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। एडुक्वेट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, देखो हाइपोथेसिस में आपको प्रॉब्लम की नॉलेज तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिकेशन, विशिष्ट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर
हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आई थिंक कि रिपीट हो रहा है पेज, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? देखो शेड्यूल और क्वेश्चनेयर ये दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। देखो शेड्यूल होता है नॉर्मली, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि क्वेश्चन की लिस्ट, एक क्वेश्चन की लिस्ट जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसमें आप किसी का जेंडर, एज, पसंद नापसंद कुछ भी पूछ सकते हैं। शेड्यूल भी कुछ वैसा ही होता है, क्वेश्चन की लिस्ट ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि क्वेश्चनेयर रिस्पोंडेंट भरता है। रिस्पोंडेंट भरने का मतलब होता है जैसे मैंने क्यों क्वेश्चनेयर बनाया और मैंने आपसे वो आंसर चाहिए, मैंने आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया लिंक, तो आप उसको भर के भेज देंगे। लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं होता। शेड्यूल में क्या होगा, मुझे आपसे कुछ आंसर चाहिए, लेकिन मैं वहाँ बैठकर खुद ही उन आंसर को टिक करूंगी। तो ये फर्क होता है आपका शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर में। एक टूल होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च पेपर। देखो मैंने अभी बताया कि जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाता है मेथड। देखो मेथड क्या होता है, ये आपके रिसर्च को कंडक्ट करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये आपकी रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ चार्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कैटेगरी। कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए किस टाइप के चार्ट जरूरी होते हैं। देखो आपको टाइप ऑफ चार्ट भी पढ़ के जाने हैं, उसमें पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कई सारे चार्ट हो सकते हैं। तो कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए जो चार्ट जरूरी होते हैं वो हैं आपके कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, जब आप एक्सेल खोलते हैं तो कितनी सीट उसमें बाय डिफॉल्ट आती है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मैनी सीट्स बाय डिफॉल्ट इन ए क्रिएट न्यू एक्सेल फाइल। तो जब आप एक्सेल ओपन करते हैं आप देख सकते हो कि उसके इंटरफेस पे 3 सीट बाय डिफॉल्ट आती हैं, 3 एक्सेल सीट आपकी बाय डिफॉल्ट आती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट इज। जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो पहला पेज उसका क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कम भी पढ़ा है तो भी आपको समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज, जिसके ऊपर आप सब कुछ रिसर्च का टॉपिक वगैरह लिखते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसर्च। रिसर्च का क्या मीनिंग है। तो रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर हम टू इन्वेस्टिगेट ए टॉपिक विद एन ओपन माइंड, किसी टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने ओपन माइंड के साथ, बिना क्रिटिसाइज किए हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या लिमिटेशंस है। देखो लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमा, कि कोई आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जब हम रिसर्च करते हैं तो हो सकता है मान लो आप कोई स्टडी करो और उसके लिए आपको पूरी कंट्री का डेटा कलेक्ट करना हो, लेकिन आपके पास पैसा तो उतना नहीं है या आपके पास टाइम भी उतना नहीं है, तो आपको मजबूरी में हो सकता है 2-4 डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से आप डेटा कलेक्ट कर पाओ। तो यहाँ आपके लिमिटेड रिसोर्सेज, पैसे की कमी, लिमिटेड टाइम, एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को ध्यान में रखना, ये सब आपकी लिमिटेशंस हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो जो आपका डेटा कलेक्शन की यूनिट है उसमें आपको 2 टाइप का डेटा कलेक्शन पढ़ने को मिलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि आपने अपनी रिसर्च के लिए फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट किया है, मीन्स वो डेटा मेन आपने अपनी ही रिसर्च के लिए कलेक्ट किया है। जैसे आप किसी के पास गए, आपने इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन की, या आपने किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट किया, तो ये आपका हो जाता है प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा होता है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कलेक्ट हो चुका है और आपने उसे ही अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लिया। जैसे कोई बुक है, वो ऑलरेडी फाइनेंस की बुक है और आपकी रिसर्च कुछ फाइनेंस रिलेटेड है और आप उस बुक से कुछ डेटा ले लेते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है ये तो सेकेंडरी डेटा हो जाता है आपका। जो आपकी स्कॉलर या आर्टिकल्स हैं ये भी सेकेंडरी डेटा है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा है वो है आपका इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू हम किसी के साथ अपने रिसर्च के लिए कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जैसे इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है साहित्य समीक्षा। देखो साहित्य समीक्षा क्या होती है, मान लो आप कोई रिसर्च कंडक्ट करने वाले हो
तो आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया तो पहले आप एक बार देखोगे कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी कितने लोग काम कर चुके हैं और क्या क्या इस फील्ड में काम हो चुका है, या आप क्या नया ऐड कर सकते हैं, या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हो। तो जो पहले ऑलरेडी वर्क हो चुका है उसको एक बार रिव्यू करना है, क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू। तो इसका आंसर हो जाता है ए समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक। जो ऑलरेडी से मौजूद शोध है उसका एक समरी को देखना, इसे हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पे कीवर्ड है आपका एग्जिस्टिंग रिसर्च, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिसर्च टॉपिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस की कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहले टेस्टेबल। देखो टेस्टेबल तो होना ही चाहिए, आपने हाइपोथेसिस बनाया तो उसको टेस्ट तो करोगे कि ये गलत है या सही है। फॉल्सिफिकेबल इसका मतलब होता है गलत प्रूव कर सकते हो। देखो आपका जो भी हाइपोथेसिस है उसे आप फॉल्स प्रूव कर सकते हो कि ये गलत है, तो ये होना चाहिए, उसको हम गलत प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आपका विशिष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही है कि जो सी विशेषता नहीं है वो है आपका एम्बिजियस यानी अस्पष्ट। आपका हाइपोथेसिस अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, आपका हाइपोथेसिस क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है अस्पष्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। विच रिसर्च मेथड इज प्राइमरी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन एंड बिहेवियर। ओपिनियन एंड बिहेवियर को समझने के लिए आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाता है आपका इंटरव्यू। देखो आपको किसी का ओपिनियन और बिहेवियर जानना है तो आप उसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप उसको देख सकते हैं, उसका बिहेवियर देख सकते हैं, बातचीत करने का तरीका देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस इट टिपिकली डिनोटेड। नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं। देखो दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल को हम किससे डिनोट करते हैं, H0 से हम नल को डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव को H1 से। अल्टरनेटिव को किससे डिनोट करते हैं, H1, या HA से भी हम अल्टरनेटिव को डिनोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अल्टरनेटिव को H1 या HA से और नल को हम H0 से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये नल का मतलब ही होता है जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। ये आपकी एक डेफिनेशन है, इसको आप एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज द इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू क्या है। तो आप डायरेक्ट किसी का इंटरव्यू करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। एक सेकंड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टीपेट टेबल किससे संबंधित है। टीपेट टेबल रेफर्स टू। तो जो आपकी टीपेट टेबल है ये एक रैंडम नंबर्स की टेबल होती है, ये आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड होती है। देखो आपके पेपर में सैम्पलिंग भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी आपको पढ़ के जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैम्पलिंग। टीपेट टेबल किससे रिलेटेड है, सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका पेपर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। कौन से रिसर्च के मेथड नहीं है। तो सेम लास्ट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें आपको फिलोसफिकली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 एफ टेस्ट। देखो जो आपके टेस्ट है उसमें आपके दो टाइप के टेस्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो एफ टेस्ट आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब ये कैसा होता है, 1 टेल 2 टेल या बोथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके हाइपोथेसिस के हिसाब से आपका एफ टेस्ट 1 टेल भी हो सकता है और 2 टेल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट मे बी 2 टेल, इट मे बी 2 टेल विद 1 टेल डिपेंड ऑन हाइपोथेसिस। देखो आपका हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर 2 टेल है या 1 टेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एफ टेस्ट दोनों तरीके से हो सकता है, तो बोथ में इसका आंसर आ जाएगा। आपको सारे टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ के जानी है, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ टेस्ट पैरामेट्रिक है नॉन पैरामेट्रिक है उनके डिफरेंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ के जानी है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 सोशोग्राम टेक्निक इज यूज फॉर। जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है सोशोग्राम, तो सोशो किससे, सोशल वर्ड किससे जुड़ा हुआ है हमारा, ह्यूमन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज। तो पाई चार्ट आप सभी ने देखा होगा या बनाया भी होगा, इस टाइप से आपके पाई चार्ट रहते हैं। तो पाई चार्ट में टोटल एंगल आपको पता है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो सकता है, तो टोटल गोले का कितनी डिग्री हो सकती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका ये है और ऐसे आपके 4 एंगल हैं तो आपका टोटल कितना हो जाएगा,
9 चौक 36, आपका 360 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को एनालिसिस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो इसका आप आंसर हो जाता है SPSS। SPSS का मतलब होता है आपका स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसके आपको फुल फॉर्म, और ये माइक्रोसॉफ्ट का साइज सॉफ्टवेयर है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए आप SPSS सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिटन बाय। देखो आपकी जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये भी आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी है। तो किसने दिया था? ये ग्लेसर एंड स्ट्रोस ने आपकी ये रिसर्च दी थी, ग्लेसर एंड स्ट्रोस। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ SPSS। SPSS की फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये आपके SPSS की फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो रिसर्च के जब आप टाइप पढ़ते हो तो मेन 2 कैटेगरी पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी एक रिसर्च होती है एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी जो है आपके कल्चर या ह्यूमन बीइंग के स्टडी से रिलेटेड रिसर्च होती है। इसमें आप किसी कल्चर को, किसी ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी को, कम्युनिटी को आप स्टडी करते हो, तो इसका आंसर हो जाता है एथनोग्राफी। बाकी आपको पता है कि स्ट्रक्चर तो आपकी क्वांटिटेटिव में आ जाती है, तो दोनों ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्योर रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। तो जब मैं आपको फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि उसका दूसरा नाम प्योर रिसर्च भी होता है। तो इसका आंसर हो जाता है फंडामेंटल रिसर्च। की प्योर रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पज। कि वो कौन सी पॉपुलेशन होती है जिसको आप अपने काम के लिए यूज करते हो? तो आपका सैंपल, जितना आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वही आपकी क्या है? आपके पर्पज के लिए पॉपुलेशन है। क्योंकि ओवरऑल यूनिवर्स पे तो आप स्टडी नहीं कर सकते, आप सैंपल ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा टेस्ट है जो आपका स्मॉल सैंपल के लिए यूज होता है? तो आपका टी टेस्ट स्मॉल सैंपल में यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी टेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं एक बार। 47 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि टेल टेस्ट इज यूज व्हेन द रिसर्च इंटरेस्ट इज प्राइमरली वन साइडेड। देखो जब वन साइडेड इंटरेस्ट होता है तो कौन सा टेल होगा, कौन सा टेस्ट होगा? 2 टेल या 1 टेल? तो आपका टेस्ट होगा 1 टेल। देखो हाइपोथेसिस वाली यूनिट से क्वेश्चन है आपके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 2 टेल भी हो सकता है और 1 टेल भी। जब आपका इंटरेस्ट एक साइड है तो आपका 1 टेल ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द रिसर्च। टाइप ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 टाइप की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी वो सैम्पलिंग होती है जब आप रैंडमली डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके सामने 10 लोग बैठे हुए तो आपने रैंडमली किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर लिया। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी वो सैम्पलिंग होती है जब आप अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ये एक टाइप होता है जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जजमेंटल। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा हुआ है ऑफ डेटा रेफर्स टू द एनालिसिस एंड जर्नलाइजेशन ऑफ रिसर्च। किसमें हम एनालिसिस और जर्नलाइज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, जिसके अंदर आप रिजल्ट को जर्नलाइज करते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, डेटा प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। कौन सा डेटा हमारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन रिसर्च के बारे में बताता है, ये आपको पूछा हुआ है। तो इसका आंसर प्राइमरी है। तो आपका जो प्राइमरी डेटा होता है वो आप रिसर्च के पर्पज से ही कलेक्ट करते हैं और आप डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका प्राइमरी डेटा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।